नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे आभा श्रीवास्तव जी की कहानी आखर ढाई। तो आइए सुनते हैं कहानी। उन दिनों प्रिया से जब मैं मिली तो उसकी भावशून्यता पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उस समय मानो वो निष्प्राण सी हो चुकी थी। जो आघात उसने झेला था वो तो किसी को भी तोड़ देने के लिए पर्याप्त होता। पिछले कई महीनों से मेरा उससे संपर्क भी तो नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता था कि ब्याह के बाद वो स्वयं को नए परिवेश में ढालने का प्रयास कर रही है। मैं जब भी फ़ोन करती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर फ़ोन रख देती, जैसे कभी नेटवर्क की समस्या या कभी कोई काम, या हाँ हूँ करके जल्दी से फ़ोन काट देती। मुझे आभास भी नहीं हुआ कि जिस जिंदा दिल प्रिया को मैं जानती थी वो ब्याह के बाद इतनी गुमसुम, इतनी शांत कैसे हो गई थी। किंतु इसे मैंने समय की बलिहारी समझा और इस पर ध्यान देने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना उचित समझा। लेकिन वही प्रिया जिसे अपने ब्याह की इतनी बेसब्री थी, ब्याह के चंद महीने बाद ही विधवा होकर खोटे सिक्के सी मायके वापस आ जाएगी, कभी सोचा भी नहीं था। हे विधाता, उस अल्हड़ लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया तुमने। अपने घर की इकलौती संतान प्रिया बनर्जी कितनी मन्नतों मनौतियों के बाद जन्मी थी, तो 100 नखरों के साथ पली बढ़ी थी। नर्सरी से लेकर सीनियर स्कूल तक मैं और प्रिया साथ ही पढ़े थे। प्रिया अतीव सुंदरी भले ही न हो, किंतु उसके चेहरे पर एक अद्भुत आकर्षण था। घने घुंघराले बालों की एक लंबी चोटी उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण भर देती। उम्र का निखार उस पर कुछ अधिक ही आ गया था। किशोरावस्था आते आते उसका पहनने ओढ़ने का अति का चाव उसे सामान्य से अलग ही दिखाता। बसंत पंचमी के दिन जन्मी प्रिया स्वभाव से ही रसप्रिया थी। बचपन तो जैसे तैसे बीत गया। यौवन का प्रथम आते आते चपला चंचला रति का रूप उस पर छा गया था। कॉन्वेंट के बाहर कितने ही युवा पुरुष नेत्र उसे देखने की प्रतीक्षा में पलक पौने बिछाए खड़े रहते। उसकी सखियां ईर्ष्या से जलभुन जाती जब उनके बॉयफ्रेंड्स उनसे प्रिया के विषय में पूछते। स्कूल के भीतर प्रिया अनुशासन में रहती, किंतु छुट्टी के समय बाहर आते आते प्रिया की ट्यूनिक बेल्ट का अवलंबन लेकर कुछ और ऊंची हो जाती और मोजे कुछ और नीचे, जिससे उसकी सुडौल टांगें अनावृत होकर स्पष्ट दिखती थी। कई बार हमारे टेम्पो के पीछे लड़कों की बाइक्स लग जाती। हार कर टेम्पो वाले भैया जी पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की धमकी देते, तब कहीं जाकर उनका पीछा करना बंद होता। किंतु 2-4 दिन बाद फिर वही सब। प्रिया जानबूझकर सबसे किनारे बैठती। कई पर्चियां चिट उस पर फेंकी जाती, और अगर मैं गलत नहीं थी तो शायद प्रिया को भी इन सब में आनंद आता था। बॉयज़ कॉलेज में सोशल्स के लिए जब हम सब जाते, उस समय बस की पिछली सीट पर झुक झुक कर प्रिया और उसकी सखियां काजल, लिप बाम, कंसीलर लगा ही लेती। सोशल्स में हर लड़का प्रिया के साथ ही डांस करना चाहता। एक के साथ डांस करने के बाद प्रिया राजमहिषी सी कुर्सी पर बैठती ही थी कि उसे थामने दूसरा हाथ आगे बढ़ जाता। प्रिया जब नाचती तो लगता हवा में तैर रही है। बॉयज़ कॉलेज में चर्चा का विषय थी प्रिया। मृगनयनी तो वह थी ही, साथ ही उसकी गजगामनी सी चाल, अजंता की मूरत सा सांचे में ढला अंग प्रत्यंग और खिलखिलाहट भरी हंसी किसी को भी मुग्ध कर सकती थी। माँ तो उसे उर्वशी ही बुलाती। कस्तूरी गंध सी महकती थी प्रिया। फिर जब हमारा स्कूल समाप्त हुआ तो प्रिया ने गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने यूनिवर्सिटी में। युवा होती बेटी को सह शिक्षा में भेजने से बनर्जी आंटी घबराती थी, किंतु प्रिया एक ऐसी आवेग भरी आंधी थी जिसे रोक पाना अब किसी के वश में नहीं था। इसी बीच पापा का तबादला सुल्तानपुर हुआ तो मुझे यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहना पड़ा। प्रिया अक्सर मेरे पास हॉस्टल में रहने चली आती।
वार्डन से उसके रहने की अनुमति ले ही लेती थी मैं। उन दिनों हॉस्टल में अधिकतर लड़कियां साधारण कपड़े ही पहनती थीं। ऐसे में प्रिया का वस्त्र विन्यास और लंबे बालों के नित नए तरीके से बनाए गए जूड़े हॉस्टल में चर्चा का विषय बन जाते। हमारी सीनियर्स के बीच भी प्रिया खासी चर्चित थी। रात को 8 बजे जब मेस के खाने की घंटी बजती तो प्रिया के आते ही खुसुर फुसुर आरंभ हो जाती। कभी राजस्थानी लहंगे का परिधान रहता, कभी ड्रेन पाइप जीन्स के साथ नाभि दर्शना नायलॉन का टॉप, कभी चूड़ीदार कुर्ते के साथ मैरून बिंदी और हाथ भर चूड़ियां छमकाती खाने की टेबल पर बैठती, तो कभी एयर होस्टेस जैसी साड़ी और वी नेक ब्लाउज में दमकती। मेस में बैठी सभी लड़कियों की ईर्ष्यालु दृष्टि उसी पर जमी रहती। प्रिया को अपने चुंबकीय व्यक्तित्व पर गर्व था। गजब की आनंदी और आत्मविश्वासी लड़की थी वो। उस मोहक उम्र में आए दिन उसके पुरुष मित्र बनते और छूटते थे। प्रिया अक्सर अपना कॉलेज बंक करके मेरे साथ यूनिवर्सिटी भ्रमण कराती। लड़कों की मुग्ध दृष्टि की आदत पड़ चुकी थी उसे। अंतिम बार जब वो पंकज के प्यार में पड़ी तो अनंग के बाण उसे बींध चुके थे। पंकज उसके सगे मामा का बेटा था। मामा का बेटा होने पर भी पंकज और प्रिया का रिश्ता हमेशा से कुछ अलग सा ही रहा। प्रिया जब छोटी थी तो नानी और ननिहाल से एक अलग सा जुड़ाव था उसे। हर छुट्टी नानी के पास ही बीतती थी उसकी। मामी की गोद भी सूनी ही थी, सो प्रिया के हिस्से में ननिहाल का दुलार कुछ अधिक ही आया था। फिर एक गर्मी की छुट्टी में जब प्रिया ननिहाल पहुंची तो वहां उससे कुछ एक बरस बड़ा लड़का नानी की गोद में बैठा आम खा रहा था। नन्ही प्रिया ने नानी की गोद में बैठने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। हुआ कुछ यूं कि जब मामी को संतान होने की कोई उम्मीद नहीं रही तो उन्होंने अपनी बहन के बेटे को कानूनन गोद ले लिया। प्रिया की नानी और पूरे परिवार ने सहर्ष उनके इस निर्णय को स्वीकार कर लिया था। ये पंकज था। पंकज को घर में सभी ने उतना ही प्यार दिया जितना कि घर की अपनी संतान को मिलता। प्रिया खुश थी कि अब नानी के घर जाने पर उसे खेलने झगड़ने को एक साथी मिल गया। पास पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर पंकज और प्रिया कभी कागज़ की नाव पानी में तैराते, कभी आई स्पाई खेला जाता, कभी माचिस की डिबिया में छोटे छोटे मेढक बंद किए जाते। सर्कस भी पहली बार नानी के शहर में मामा मामी पंकज के साथ ही देखा था प्रिया ने। लेकिन सबके लाख कहने के बाद भी प्रिया ने कभी भी पंकज को राखी नहीं बांधी। समय बीतता गया। प्रिया की नानी नहीं रही। संपत्ति विवाद के चलते ननंद भाभी के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। भाई बहन में भी उतना प्यार नहीं रहा और यही एक बहुत बड़ा कारण था दोनों परिवारों के रिश्तों में दूरियां आ गईं। धीरे धीरे इसी तरह बहुत समय बीत गया। प्रिया और पंकज बचपन में साथ खेले थे, किंतु ननंद भाभी की आपस में नहीं बनने के कारण बरसों से दोनों के परिवार आपस में नहीं मिले थे। छूटा हुआ बचपन प्रिया और पंकज दोनों को ही याद आता। इंटर के बाद जब पंकज के सभी चचेरे फुफेरे भाई बहन आईआईटी और मेडिकल में प्रवेश ले चुके थे, उस समय पंकज एक गहन अवसाद में डूबा हुआ था। परिवार उसे अपने साथ कहीं ले जाने से कतराने लगा था। एक घना घुप अंधेरा था जो उसे घेरे हुए था कि अनायास एक मध्यम सी सूर्य किरण बनकर एक आस दिखाई दे गई। पंकज ने आर्मी ज्वाइन करने का निर्णय लिया और फॉर्म भर दिया। बिना घर में बताए चुपचाप इंटरव्यू भी दे आया। यह इंटरव्यू 1 हफ्ते चला। भारतीय सेना ने पंकज की कर्मठता को जांच परख लिया था। मौखिक, लिखित, इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, मनोवैज्ञानिक टेस्ट, सभी पर खरा उतरा पंकज। ग्रुप डिस्कशन और कई तरह के शारीरिक परीक्षण हुए जिसमें हर अंग की मजबूती जांची गई। हर परीक्षण में खरा उतरा था पंकज। अंततः उसे ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए चुन लिया गया। इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद खरे सोने सा तपा हुआ पंकज पिछले समस्त अवसादों को भूल गया। शेष रह गया एक आत्मविश्वासी आर्मी मैन। आर्मी कट बाल, इस्त्री की हुई चमचमाती वर्दी और कंधों पर जड़े सितारे।
यूनिफॉर्म में तो काक भगोड़ा भी सुदर्शन लगता है, फिर पंकज तो आकर्षक था। हर जगह पोस्टिंग के दौरान उसे घर याद आता रहा, जो उसकी दुर्बलता और ताकत दोनों ही रहा। पहली बार घर आने पर पापा ने उसके लिए गर्व महसूस किया, किंतु दूसरी बार घर आने से पूर्व पंकज को बुआ की याद आई। बुआ के साथ ही प्रिया की मीठी स्मृति भी उसकी आंखों में तैर गई। प्रिया, जो बुआ की बेटी कम उसकी बाल सखी अधिक थी, उसे याद आई प्रिया की कमल की पंखुड़ियों जैसी हथेलियां, बचपन के अबोध भोले से स्पर्श, प्रिया का सहानुभूति भरा अनुराग। पंकज छटपटा उठा था प्रिया से मिलने के लिए। इस बार छुट्टियों में घर न जाकर पंकज सीधा बुआ के पास पहुंचा। आर्मी की यूनिफॉर्म में जैसे ही कॉलोनी में पहुंचा, कितनी ही दृष्टियां उस सजीले युवक पर अटक कर रह गईं। बुआ के घर की कॉल बेल दबाते ही जिसने दरवाज़ा खोला वो पंकज के लिए अजनबी थी। उस दिन प्रिया के कॉलेज में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम था। मीरा बनी थी वो, खूब घने घुंघराले लंबे रेशमी बालों की ढीली चोटी, नारंगी बसंती साड़ी में लिपटी, हर श्रृंगार के फूलों सी कंचन काया वाली प्रिया घर आए उस सजीले पाहुन को पल भर के लिए पहचान ही न सकी, किंतु अगले ही पल उसे पहचान कर वह चकित रह गई। इतनी सी देर में पंकज ने उसे फूल सरीखा गोद में उठाकर घुमा दिया। प्रिया के कपोल आरक्त हो उठे थे। फूफा के चरण स्पर्श करने के बाद जब पंकज बुआ के पैरों में झुका तो वे उसे भौचक देखती रह गईं। एकदम से चिपटा लिया। फिर जो अश्रुधार बहनी आरंभ हुई तो कहना ही क्या। प्रिया के पतले गुलाबी होठों पर एक शाप मुक्त चुंबकीय मुस्कान थी जिसने पंकज को बांध लिया था। वो प्रिया के विशाल नेत्रों में उलझ कर रह गया। बरसों बाद आया पंकज इस बार बुआ के घर पूरी छुट्टियां बिताने का निश्चय कर चुका था। बनर्जी आंटी खुश थी कि भाई बरसों से नहीं आया तो क्या, उसके बेटे को तो बुआ के स्नेह की डोर खींच लाई। बनर्जी दंपति पंकज के आने से निश्चिंत हो गए थे। अब आए दिन सुनती कि प्रिया पंकज के साथ कभी हाल ही में रिलीज हुई कोई मूवी देखने जा रही है, तो कभी लखनऊ महोत्सव, कभी मॉल में घूम रही है, तो कभी पक्षी विहार। पता नहीं बनर्जी आंटी ने अपनी चपला पुत्री को किस विश्वास के साथ पंकज के संरक्षण में सौंप दिया था। अंततः वही हुआ जो ऐसी परिस्थिति में होता आया है। विवेकहीना प्रिया और रस लोलुप भ्रमर सा पंकज दोनों ही यौवन के उद्दाम ज्वार भाटे में बह गए। और जिस दिन ये भेद खुला उस दिन बनर्जी आंटी माँ और मुझे बुलाकर रो पड़ी थी। न हिचकी न आवाज़, बस एक पीड़ा थी जो आंखों के रास्ते धार धार बह रही थी। पंकज जा चुका था। यहाँ छूट गए थे एक चोट खाए पिता जिनकी उम्र अनायास ही 10 बरस आगे बढ़ चुकी थी। हैरान परेशान बौखलाई सी माँ और उदास सूजी रिक्त आंखों वाली प्रिया। एकांत मिलते ही बिलख पड़ी थी प्रिया। वह गर्भ से थी। मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। फिलहाल जो होना था हो ही चुका था। बनर्जी आंटी ने आनन फानन अपनी ननद को फ़ोन किया। फ़ोन पर उस तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, खामोश सर्द सन्नाटा। बदनामी तो दोनों तरफ की होनी थी। सो तुरंत फुरत पंकज और उसके घर वालों को बुलाया गया। एक पुराने पंडित भी न्योते गए। न कोई सुहाग गीत गाया गया, न कलाई में सुपारी और दूब के कंगन बंधे, न हल्दी चढ़ी, न मेहंदी लगी। बस एक दिए की लौ को अग्नि साक्षी मानकर पंकज और प्रिया के फेरे पड़ गए। अगली सुबह जब तक कॉलोनी वाले ऊँघते हुए नींद से जागते, प्रिया अपनी ससुराल कानपुर पहुंच चुकी थी। वही प्रिया चंद माह बाद के अंतराल पर ही वधू वेश से वैधव्य का चोला पहनकर वापस कैसे लौट आई। जिस प्रिया को मैं जानती थी वो एक जिद्दी लड़की थी, जो ठान लेती वही करती थी। फिर अब तो उसके गर्भ में पंकज के प्यार का अंश पल रहा था। इस हाल में इतना बड़ा दुख कैसे झेला होगा मेरी सखी ने। छटपटा उठी थी मैं उससे मिलने के लिए। वो एक ढलती हुई सांझ थी जब मैं प्रिया के पास पहुंची। प्रिया निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य में देख रही थी।
आहट सुनकर पलटी। एक अपरिचित सी दृष्टि थी वो। पास पहुंचकर चुपचाप चिपटा लिया उसे। यंत्रवत गले लगी रही प्रिया। अलग किया तो अलग हो गई। मैंने देखा कि उसकी आंखों के कोरों पर नमी तिराई थी। वहां दो चुभते हुए आंसू मुझे साफ दिखाई दे गए। एक विषाद भरी मुस्कान बलपूर्वक अपने होठों पर खींच लाई थी प्रिया। मैंने लपक कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ समय के लिए प्रिया के साथ बिल्कुल एकांत चाह रही थी मैं। हम दोनों ही एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते रह गए। प्रिया कुछ बताएगी मुझे, क्या हुआ था? मैंने आहिस्ता से पूछा। वो कुछ संभली, कुछ सोचने लगी, मानो अतीत में देखी किसी फिल्म की कहानी याद करने का प्रयास कर रही हो। संध्या के आकाश के एकाकी नक्षत्र को देखते हुए वो धीमे स्वर में कुछ बुदबुदा रही थी कि अनायास ही भरभरा कर रो पड़ी। मैंने उसे मार दिया, मैंने ही उसे मार दिया है। कुछ बताएगी भी? मैं झल्लाकर बोल पड़ी। सच कहूं तो उसके शब्दों से मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। तू ही समझ सकती है मनु, और कोई नहीं। मैंने किसी को बताया भी नहीं है ये सच। प्रिया सामान्य थी अब। मामी के घर पहुंचकर मेरा कोई स्वागत नहीं हुआ, मानो मैं उनकी बहू नहीं, एक दुश्मन बनकर पहुंची थी। फिर मामी की विषैली हंसी से मेरा रोम रोम बिंदकर रह गया जब उन्होंने कहा कि हमारे घरों में बहुएं मायके से बच्चे लेकर नहीं आती हैं। मुझे लगा पंकज कुछ तो बोलेगा, लेकिन उस समय पंकज मुझे वहां अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था। मामी के उस अनजान घर में अपरिचित सी मैं 2-3 घंटे तक भूखी प्यासी बैठी रही। फिर एक औरत आकर मेरे लिए खाना रख गई। जिस मधु यामिनी के स्वप्न मैंने देखे थे वो स्वप्न कहीं चूर चूर हो चुके थे। मामी का कहा पंकज के लिए पत्थर की लकीर होता था, और वही लकीर कुछ समय बाद हमारे बीच की दीवार बन गई। ससुराल में हर दिन एक नई चुनौती बनकर आ रहा था मेरे लिए। मुझे लगने लगा कि यदि यह पिंजरा तोड़कर मैं नहीं भागी तो पागल हो जाऊंगी या आत्महत्या कर लूंगी। कहते कहते प्रिया हाँफ सी गई। मैं उसे देखती रही, कुछ समझी कुछ नहीं। हवा का एक ठंडा झोंका आकर हम दोनों को सहला गया। प्रिया की जिंदगी की कहानी फिर से दोहराई जाने लगी। मात्र 2 महीने में मैं उबिया गई थी मनु। कभी घड़ी 2 घड़ी पंकज के पास बैठने को तरस गई थी। बस रात के अंधेरे में पशुवत अपनी भूख मिटाकर सो जाता। कोई भावनात्मक लगाव और आत्मीयता नहीं मिल पा रही थी मुझे। उस घर में मुझे एक स्नेहिल स्पर्श देने वाला कोई भी नहीं था। सच कैसा हो गया था जीवन। फिर मैंने जाना कि पंकज को बस नारी देह से प्रेम था, वो चाहे किसी की भी हो। ब्याह के बाद ही मुझे ये भी पता चला कि पंकज के जीवन में मुझसे पहले भी कई लड़कियां आ चुकी थीं, और मामी इस बात को बहुत हल्के में लेती। यह मेरे रूप यौवन की प्रतिभा की बहुत बड़ी पराजय थी। दिन भर मामी से सुना करती कि हमारे पंकज के लिए इतने रिश्ते आ रहे थे, उतने रिश्ते आ रहे थे, तो चिढ़कर कुढ़कर रह जाती मैं। मेरे घने बालों में तेल चुपड़कर सिर पर पल्लू रखवा दिया था मामी ने। गत बन चुकी थी मेरी। नित्य ही उल्टियां, चक्कर और खाने की अरुचि को मामी मेरा नखरा बताती। पंकज को मुझमें अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। क्रोध के कारण प्रिया का चेहरा तमतमाने लगा। पंकज की एक पूर्व प्रेमिका भी थी, ऋचा, उसी के सीनियर की बेटी। मामी रात दिन उसकी तारीफ करते नहीं अगाती। फिर एक दिन पंकज उसे घर लेता आया। तितली बिजली सी ऋचा को देखकर मैं भीतर से कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रस्त हो गई। ब्लैक ट्राउजर और सफ़ेद चुस्त टॉप के साथ जब हाई हील खटकाती वह डाइनिंग टेबल पर बैठी तो मामी तो जैसे बिछ ही गई। सिर पर पल्लू रखे मैं खाना ही परोसती रही। उसके जाने के बाद मैंने स्वयं को आईने में देखा। मुरझाया थका चेहरा, तेल चुपड़े बाल, माथे तक ढका पल्लू और आसन्न गर्भा शरीर। ये मैं तो नहीं थी? स्वयं से प्रश्न किया मैंने।
मुझे लगा एक उम्र कैद में बंद हो गई हूँ मैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। एक अजीब सी बेचैनी, छटपटाहट ने घेर लिया था मुझे। अचानक पता चला कि पंकज की पोस्टिंग हर्षिल हो गई है। मुझे एक राहत सी मिली। अब इस नरक से मुक्ति पाकर मैं पंकज को दोबारा से पा सकूंगी। हालांकि मामी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जिद करके मैं आ ही गई। यहाँ आकर मैंने दोबारा से अपना खोया हुआ रूप और व्यक्तित्व पा लेने का भरपूर यत्न किया, किंतु अपने गर्भभार से शिथिल शरीर का क्या करती। हर्षिल जाकर भी पंकज देर रात तक घर से बाहर ही रहता। बेहिसाब शराब पीने की आदत लग चुकी थी उसे। जिस पंकज को मैंने जाना था वो कई हिस्सों में बंटकर रह गया था। सबसे अधिक ईर्ष्या मुझे ऋचा से थी। फिर एक दिन सुना पंकज का कोर्ट मार्शल हुआ है। अपने जूनियर की नई नवेली पत्नी पर रेप की कोशिश करने का आरोप लगा था उस पर। कंधे के जिन सितारों पर गर्व था उसे, वे छीन लिए गए उससे। हम लोग एक बार फिर कानपुर लौट आए। मामी मुझे नित्य ही मनहूस कहकर कोसा करती। पंकज की उदासीनता ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। ऋचा का नित्य आ जाना और घंटों पंकज के साथ कमरे में बंद रहना मेरे विद्रोह को हवा देने लगा। मेरे पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं था और ना ही पंकज की गलत आदतों पर कोई अंकुश था। चोट खाई नागिन की तरह फिर मैंने एक भयानक निर्णय लिया। उन दिनों पंकज को नींद न आने की समस्या हो चुकी थी। काफी शराब पी लेने के बाद भी वह अनिद्रा से ग्रसित रहता। उसे नींद की गोलियां खाते हुए कई बार मैंने देखा था। तभी उस रात नशे में धुत जब वह कमरे में आया और बिस्तर पर लेटकर बेचैनी से करवटें बदलने लगा, तब मैंने एक पतिव्रता नारी का रूप धरा। उसके पास जाकर उसके जूते मोजे उतारे और उसका सिर सहलाने लगी। न जाने कैसे वो फूट फूट कर रो पड़ा। नींद की गोलियां मांगी थी मुझसे। मुझ पर शैतान सवार था उस रात। मुझे पता था कि इनका ओवरडोज उसके लिए प्राण घातक सिद्ध होगा, किंतु फिर भी प्रिया विचित्र सी लग रही थी मुझे। घृणा और विरक्ति से मेरा अंग अंग कांप रहा था। एक साथ कई गोलियां खिलाकर उसे पानी पिलाया मैंने। अगली सुबह मेरी ससुराल के लिए अशुभ थी। पंकज का प्राणहीन शरीर जमीन पर लिटा दिया गया था। उसकी मृत्यु का ना तो कोई गवाह था ना प्रमाण। सबने यही समझा कि नशे की हालत में नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया है पंकज ने। पोस्टमार्टम में भी इसी की पुष्टि हुई। मामी का रुदन चरम पर था और उन्हें देखकर मुझे बड़ी तसल्ली मिल रही थी। पंकज, जिसे मैंने मन प्राण से चाहा था, आज निर्जीव बेजान पड़ा था और मेरी आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं। अनायास ही मैं पट से बेहोश होकर गिर पड़ी। सबने यही समझा कि पति के नहीं रहने का आघात लगा है मुझे। मामी के परिवार ने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे, कभी नहीं सोचा था। मेरे चहुं ओर एक महाप्रलय के बाद का सन्नाटा था। माँ पापा जब शोक प्रकट करने आए तो मैं चुप स्तब्ध सी उन्हें देखती रही। कब मेरा सामान बंधा, कब ससुराल की देहरी लांघी, कब मायके आ गई, मुझे कुछ याद नहीं। कमरे में अंधियारा घेर आया था। आत्म स्वीकृति के बाद प्रिया कुछ सामान्य लग रही थी। सच कहूं तो उस पल प्रिया को देखकर रस्किन की नायिका सुजैना की याद हुई मुझे, जो सच्चा प्यार पाने के लिए हर बार अपने नए पति का खून कर देती है। माँ से कहूँगी, मुझे फिर से पढ़ाई करनी है। प्रिया के स्वर में दृढ़ता थी। चौंक पड़ी थी मैं। जिस प्रिया को मैं जानती थी उसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। आज उसका निश्चय सुनकर मैं आश्चर्यचकित थी, किंतु प्रिया और उसका निर्णय दोनों ही पक्के थे। चंद ही दिनों के बाद प्रिया ने कॉलेज न जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कॉलेज में उसकी साल भर पहले की सहपाठिनें खोद कर बातें पूछती, इसीलिए प्रिया ने कॉलेज ही छोड़ दिया था।
जिस रूपवती पुत्री को बनर्जी आंटी यूनिवर्सिटी भेजने से भय खाती थी, वही पुत्री मेरू पर्वत सा पेट लेकर नित्य यूनिवर्सिटी जाने लगी। प्रिया के नीरस दिन बीतते चले जा रहे थे। उसके प्रसव का दिन पास आ रहा था कि एक दिन अचानक यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी प्रिया। मूर्छित सी पड़ी थी वो। कितने ही लड़के लड़कियां टीचर्स उसे घेरे खड़े थे। पता नहीं किसने एम्बुलेंस बुलाई। प्रिया अस्पताल पहुंची। घर पर खबर हुई, लेकिन तब तक प्रिया अपना बच्चा खो चुकी थी। जिस पल मैं अस्पताल पहुंची, मुझे लगा कि प्रिया मुझे देखकर रो देगी, किंतु वो निर्विकार थी। मुझे देखकर अजीब तरीके से हंसी। अच्छा हुआ जो उस धोखेबाज की निशानी से भी छुटकारा मिल गया। मैं स्तब्ध थी उसकी निष्ठुरता पर। क्या एक धोखा स्त्री के कोमल मन को पाषाण बना सकता है? स्वस्थ होते ही प्रिया ने दोबारा यूनिवर्सिटी जाना आरंभ कर दिया। एमए करते ही नेट परीक्षा का फॉर्म भरा और पहले ही प्रयास में सफल हुई। उसका भाग्य था कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की एक वैकेंसी थी, सो अपनी रिसर्च के साथ ही उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना आरंभ कर दिया। इतनी कम आयु थी प्रिया की कि उसके विद्यार्थी भी उससे बड़े लगते। उन्हीं विद्यार्थियों में से एक था मीनकेतन मुखर्जी। प्रिया एक बार पुनः जागृत हुई। जो चटक शोक रंग पिछले कुछ समय से उसकी अलमारियों में बंद पड़े थे, एक बार फिर से बासंती बयार के साथ उसके तन पर सुशोभित होने लगे। यूनिवर्सिटी के गलियारों में प्रिया और मीनकेतन के प्रेम के चर्चे सुनाई पड़ने लगे। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर का पुत्र मीनकेतन मात्र डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा था, फिर चाहे वो डिग्री उसे कितने ही वर्षों में मिले। विभाग से अकूत संपत्ति कमाई थी इंजीनियर साहब ने। प्रिया का दूसरा प्रणय कितना निर्लज्ज था, जहां गुरु और शिष्य एक दूसरे पर मोहित थे। हजरतगंज की सड़कों पर आधी रात गए जब सन्नाटा हो जाता तो प्रिया और मीनकेतन बाइक से घूमते रहते। प्रिया उसकी पीठ से चिपकी रहती। अक्सर मुंह घुमाकर वह प्रिया के कपोल पर अपना प्रणय चिन्ह अंकित कर देता। लाख मना करने के बावजूद प्रिया नवीन प्रणय के उस तीव्र आवेग में बही चली जा रही थी। सो अंततः दोनों के परिवारों की सहमति से ब्याह तय हो गया। मीनकेतन मुखर्जी सजातीय था। अभी तक बेटी के अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंता करने वाले बनर्जी दंपति अब उसके ब्याह की तैयारियों में जुट गए। प्रिया का पिछला ब्याह तो मातम की तरह निपट गया था। इस बार ब्याह की तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छूटनी चाहिए, ऐसा सभी का मन था। ऐसा लगता मानो मीनकेतन का परिवार काफी परंपरावादी था। एक तरह से आधुनिक भी कहा जा सकता था कि एक विधवा युवती का पुनरुद्धार करने को सहर्ष तैयार था। मीनकेतन की मां ने सर्वप्रथम प्रिया और मीनकेतन की कुंडली का मिलान करवाया और उसी के अनुसार प्रिया का ब्याह पहले एक पेड़ से करवाया गया। पेड़ काफी दिन तक हरा भरा ही रहा। उसके बाद प्रिया का कुंभ विवाह हुआ, जिसमें घड़े के मुंह तक मसूर की दाल भरकर उसे लाल कपड़े से ढककर लाल कनेर की माला पहनाकर वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। संभवतः मीनकेतन की मां को अपने पुत्र के जीवन को लेकर काफी संशय थे। उसके बाद प्रिया के ब्याह की विधि विधान से तैयारियां आरंभ हो गईं। ब्याह वाले दिन प्रिया दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार खड़ी थी। सुनहरी किनारी की बारीक काम से भरी हुई लाल साड़ी पहने प्रिया कहर ढा रही थी। साड़ी की झिलमिल रोशनी ने उसके चेहरे की चमक दोगुनी कर दी थी। मुझे लगा इतनी खूबसूरत दुल्हन मैंने पहले कभी नहीं देखी। ब्याह की सभी रस्में पूरी होने के बाद विदा की बेला आई। बैंड वालों ने डोली की धुन बजाना आरंभ किया। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अमर बैंड पर ये धुन बजने लगी। शहनाई पर अभ्यस्त हाथों से बजाई गई धुन ने सुनने वालों के कलेजे चीरकर रख दिए। बनर्जी आंटी की आंखें तो पहले से ही रो रो कर सूज चुकी थीं। कन्यादान का व्रत रखा था उन्होंने और सुबह से कुछ नहीं खाया था।
प्रिया की डोली भेजकर उन्हें दूध पीने की रस्म निभानी थी। बरसों से उत्तर प्रदेश में रहते हुए बंगाली होने के बावजूद भी उनके यहाँ उत्तर प्रदेश के रीत रिवाजों से ही ब्याह हुआ था। बनर्जी आंटी रोते रोते लगभग बेहोश होने की स्थिति में आ गई थी। रजनीगंधा के श्वेत फूलों और गुलाबों के जाल से सजी नीले रंग की गाड़ी का दरवाजा खुला और प्रिया को सहारा देकर पिता ने डोली में बिठा दिया। गाड़ी स्टार्ट हुई और पीछे से मेवे, मखाने, छुट्टे पैसे की ढेर सी चिल्लर उछाल दी गई। कुछ गरीब बच्चों ने और कुछ कुंवारी लड़कियों ने पैसे उठा लिए थे। डोली पर से लूटा हुआ पैसा शुभ माना जाता है। प्रिया एक बार फिर मायके से विदा हो गई। कल तक ब्याह की रौनकों से सजा घर वीरान हो गया था। इस बार प्रिया की घर गृहस्थी हमेशा के लिए बसेगी। यही कामना लिए कुछ दिनों के बाद मैं भी ब्याह कर अपनी ससुराल चली आई। मेरे पति सरकारी डॉक्टर थे। जगह जगह उनका तबादला होता रहता। उन दिनों प्रमोशन के साथ उनका तबादला कुमाऊं के एक सरकारी संस्थान में हुआ, जहां के वे निदेशक नियुक्त हुए। वो एक अनजान सन्नाटी पहाड़ी जगह थी जहां वैक्सीन बनती थी। वहां की अपनी टाउनशिप थी जहां स्कूल, अस्पताल, डाकघर सभी कुछ था। काफ़ी लोग अपनी पढ़ाई, नौकरी के लिए नित्य ही संस्थान की बस से नैनीताल भी आते जाते। ढालू छत वाला हमारा बंगला बहुत बड़ा था। सामने ही टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर सरकारी गेस्ट हाउस था। सुनते थे कई फिल्मों की शूटिंग भी वहाँ हुई थी। हमारे बंगले के गेट के ठीक सामने से होकर नीचे गांव तक सड़क जाती थी। आता जाता हर व्यक्ति दिखाई देता। बहुत दिनों तक प्रिया से कोई संपर्क नहीं रहा। जीवन की अनगिनत व्यस्तताओं के बीच प्रिया छूटती चली गई। रिटायरमेंट के बाद माँ पापा ने लखनऊ का घर बेच दिया था और भाई के पास चले गए। एक आध बार प्रिया के पुराने फ़ोन नंबर पर कॉल भी किया, किंतु यह फ़ोन नंबर उपलब्ध नहीं है के साथ फ़ोन कट गया था। कई बार उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ढूंढा, लेकिन प्रिया नहीं मिल सकी। मुझे याद है उस पहाड़ी जगह पर मैं धीरे धीरे एडजस्ट हो रही थी। पेटियों में बंद सामान बारी बारी से खुल रहा था। उन्हीं में सहसा मेरी स्कूल की ग्रुपिंग मिली, जिसमें मैं और प्रिया सभी बच्चों के साथ बैठे थे। हमारी क्लास टीचर मिस कैम्फर भी थी तस्वीर में। अचानक ही मुझे प्रिया की याद बड़ी तीव्रता से आई। वो नवरात्रि की अष्टमी का दिन था और शायद सुबह 4 बजे का समय रहा होगा। प्रिया सफ़ेद उजले कपड़ों में स्वस्थ स्फूर्त मेरे सामने आई। मैंने ललक कर कहा, प्रिया, इतने बरस बाद कहाँ रही अब तक? और मेरी नींद टूट गई। उसी दिन अपने लॉन में टहलते हुए अचानक मैंने देखा कि गेट से एक संभ्रांत युवती भीतर आ रही है। डॉक्टर सर से पूछना था कुछ। कहते कहते जैसे ही वो पास आई, उसे पहचान कर मैं चीख पड़ी, प्रिया, तू यहाँ इतने दिन बाद? मनु, तू? डॉक्टर सर तेरे पति हैं? वह हैरान थी। हाँ, देख कैसे मिलाया भगवान ने। सच्चे मन से याद किया था ना तुझे। एक बार फिर से मैं टीन एज वाली किशोरी बन गई। मैंने प्रिया के दोनों हाथ पकड़ लिए जैसे पहले पकड़ा करती थी। मैंने देखा कि उसने अपने लंबे बालों को कटवा लिया था। कटे बालों ने उसके चेहरे को और भी मासूम बना दिया था। मुझे लगा कि उम्र के बीते हुए कुछ बरस मानो उसे बिना छुए ही निकल गए थे। प्रिया, तू यहाँ इस अनजानी पहाड़ी जगह में कैसे? मीन कीर्तन कहाँ है? वहाँ। ऊपर उंगली से इंगित कर वह मुस्कुराई। क्या क्या कह रही है तू? मैं तो जैसे बौखला ही गई थी। सही कह रही हूँ मनु, प्रिया गंभीरता से बोली। अभी मुझे जल्दी है। नैनीताल जाने वाली इंस्टीट्यूट की बस के बारे में पता करना था, इसीलिए आई थी। कल तो मेरे पास आना। सामने की पहाड़ी पर चंद्रविला में रहती हूँ मैं। कहते हुए प्रिया जाने के लिए मुड़ी। एक कप चाय तो पीती जा साथ में। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, स्कूल में छुट्टी के लिए फ़ोन तो कर दूँ? प्रिया हंसी।
और उसकी भुवन मोहनी हंसी पर एक बार फिर मैं पहले की तरह मुग्ध हो गई। चाय पीते हुए प्रिया शांत ही थी। अभी उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, सिवाय इसके कि नैनीताल के एक प्रसिद्ध कॉन्वेंट में वह पिछले कुछ वर्षों से पढ़ा रही है। वहाँ लड़कियों के छात्रावास की वार्डन भी है, वहीं रहती है। यहाँ बस शनिवार रविवार को आना होता है। अगले दिन पति देव को हल्द्वानी जाना था और मेरे पास एक पूरा दिन खर्च करने के लिए था। उनके जाने के बाद मैं बंगले के गेट से होती हुई नीचे की ढलान उतर गई। इससे पहले कभी पहाड़ी के नीचे गांव तक जाना नहीं हुआ था। पूछने पर पता चला चंद्रविला आगे कुछ दूर दूसरी पहाड़ी पर थी। मुझे प्रिया से मिलना था, सो दूरी और चढ़ाई मायने नहीं रखती थी। चंद्रविला एक छोटा सा कलात्मक कॉटेज था। उसका मखमली लॉन दूर से ही दिखाई दे रहा था। गेट खोलकर अंदर पहुंची। इधर उधर गुलाबों की क्यारियां थीं। फीके पीले रंग के पोर्टिको पर गोल्डन शावर की बेल चढ़ी थी। प्रिया मेरी ही प्रतीक्षा में थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लखनऊ में बिछड़ी प्रिया से इस एकांत रमणीय पर्वतीय क्षेत्र में मिल सकूंगी। मुझे देखकर प्रिया की आंखों में प्रकाश की किरणें चमक उठी। हाथ पकड़कर भीतर ले गई मुझे। उसके बेडरूम के बड़े से आरामदायक सोफे पर हम दोनों बैठ गए। मुझे देखकर अपने आंसू नहीं रोक सकी प्रिया। दुख के गुबार ने उसके नेत्र गीले कर दिए थे। कितने दिन बाद कोई अपना मिला है मुझे। वो भाव विह्वल थी। उसकी मालिन कॉफ़ी ले आई थी। बहुत सी बातें मन में उमड़ घुमड़ रही थी। कॉफ़ी पीते हुए प्रिया स्वयं ही कहने लगी, मैं जानती हूँ मनु, कितनी बातें तो मुझसे पूछना चाहती होगी। प्रिया उठकर ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने बैठकर अपने घने बालों को सुलझाने लगी। मीन केतन भी इस दुनिया में नहीं रहा। उसके शब्द मुझ पर वज्र की तरह गिरे। मेरी आंखों के सहस्त्रों प्रश्न चिन्हों को पहचानते हुए वह बोलती रही, उस समय तो मेरे पास थी ही कब मनु, तुझे दोष नहीं देती। मैंने भी तो तुझसे संपर्क साधने की कोई कोशिश नहीं करी। शायद उस समय हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही हमारी नियति थी। जो प्रिया ईश्वर और भाग्य में कभी विश्वास नहीं करती थी, आज उसके मुंह से नियति और भाग्य की बातें सुनकर मैं चकित थी। सामने फायर प्लेस के ऊपर की शेल्फ पर प्रिया के मम्मी पापा की तस्वीरों के साथ एक तस्वीर और भी रखी थी, जिस पर चंदन की माला चढ़ी हुई थी। ये चंदा मौसी थी, चंदा जोशी। ये घर उनका ही है, प्रिया ने बताया। उसका स्वर डूब सा रहा था। कहाँ से आरंभ करूं मनु, नहीं समझ आता। विदा होकर एक बार फिर अपनी ससुराल दिल्ली पहुंची मैं। इस बार बहुत विधि विधान से मेरा स्वागत हुआ ससुराल में। कितने ही रस्म रिवाज निपटाते हुए रात हो चुकी थी। बुरी तरह थक गई थी मैं। आधी रात तक मीन केतन की प्रतीक्षा में जागती रही। सुहागरात को उस व्यक्ति ने हाथ तक नहीं लगाया मुझे। जब मैंने जेवर उतार कर रख दिए और एक तरफ लेट गई, तो पलंग के दूसरे कोने पर बैठे बैठे उसने कहा था, मुझे इन सब बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तुम जानती हो क्या? वो मीन केतन जिसके साथ आधी आधी रात तक लखनऊ की सड़कों पर घूमी थी, कितनी मूवीज देखी थी, कितने रेस्टोरेंट्स में खाना खाया था, वो सुहाग रात के समय कितना अजनबी लग रहा था। मुंह दिखाई में सास ने सोने का सतलड़ा हार दिया था और ससुर ने अनकट डायमंड की रिंग। मन हुआ वह जेवर जो उसके माँ बाप ने मुझे चढ़ाए थे खींचकर उसके मुंह पर दे मारूं और भाग जाऊं सब कुछ छोड़ छाड़ कर, पर सांस खींचे चुपचाप पड़ी रही। फिर दिल में एक ज्वार भाटा सा उठा और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। पता नहीं उसने मेरा रुदन सुना या नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके खर्राटों के स्वर ने मेरा कलेजा चाक चाक कर दिया था। यह थी मेरी दूसरी सुहाग रात। वो मधु यामिनी जिसकी कल्पना के खुमार में डूबी दुल्हन अनजान लोगों के पीछे घूंघट काढ़े स्वेच्छा से चली जाती है। जिस कहानी का आरंभ इतना भव्य था, उसका अंत क्या होगा? आत्महत्या?
इसी अंत से बचना था मुझे। मेरा जीवन इतना सस्ता नहीं होगा, मैं समझती थी। मीन केतन की गंदी आदतों के बारे में उसके परिवार को सब पता था, इसीलिए मुझ जैसी लड़की को उन्होंने खुशी खुशी अपना लिया था। किंतु मीन केतन अपनी दुर्बलता पर विजय नहीं पा सका था। उसके पुरुष मित्र ही उसकी प्रेमिका भी थे और पत्नी भी। उसका आकर्षण मात्र पुरुषों के लिए था, जिससे वो लाख यत्न करने के बाद भी छुटकारा नहीं पा सकता था। छी, घृणा हो आती है सोचकर कि कैसे एक पुरुष होकर दूसरे पुरुष के साथ। फिर एक रात बहुत प्रयास करके मैंने जैसे तैसे उसे अपने निकट खींच ही लिया तो वो रुआंसे स्वर में बोल ही पड़ा, प्रिया, आई एम सॉरी। मुझे लगा था तुम्हें पाकर मुझे इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अब यह असंभव लगता है। मैं इस रास्ते पर इतनी दूर आ चुका हूँ जहाँ से वापस लौट पाना बहुत कठिन है। कुंठा और अवसाद से चिड़चिड़ी हुई मैंने उसे मारना आरंभ कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो रियोमेटिक हार्ट का मरीज भी था। जिस ऊंचे अगले युवक के कसरती शरीर पर मैं रीझी थी वो भीतर से खोखला था। मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल करी थी। शायद उस रात हाथापाई के दौरान मेरा हाथ कुछ अधिक ही तेज पड़ गया था। मीन केतन 2-4 हाथ पड़ते ही गिर पड़ा था। जमीन पर गिरकर पसीने पसीने हो चुका था वो। उसकी सांसें अनियंत्रित हो चुकी थीं। दरवाज़ा खोलकर जब तक मैं अपने सास ससुर को बुलाती और वो लोग कमरे में आते, तब तक मीन केतन निष्प्राण हो चुका था। आनन फानन डॉक्टर बुलाए गए और अंततः यही साबित हुआ कि एक भयानक दिल के दौरे ने उसकी जान ले ली है। प्रिया शांत थी, बेहद शांत, मानो इस हादसे को एक कहानी की तरह सुना रही हो। उसकी अस्वाभाविकता पर मुझे आश्चर्य हो रहा था। मुझे एक बार फिर रस्किन की सुजैना याद आई। अतीत कहते समय प्रिया की देह में कुछ कंपन हो रहा था। मैंने आहिस्ता से उसकी पीठ पर हाथ धरा। संबल पाकर एक बार फिर वो कहने लगी, इस बार घर के इकलौते चिराग की मृत्यु पर मेरी ससुराल में कोई नहीं रोया। बस मेरी सास की आंखों में कुछ नमी थी। शायद मीन केतन की मृत्यु उसके जीवन से बेहतर थी उन लोगों के लिए। और इस तरह मैं एक बार फिर वैधव्य का चोला ओढ़कर मायके लौट आई। मीन केतन के नहीं रहने के बाद जब मैंने वो घर छोड़ा तो मेरी सास ने आंसू बहाते हुए कहा था, बहू, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हम लोगों ने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। इकलौते बेटे का जीवन सुधारने की लालसा ने मुझे ऐसा करने पर विवश कर दिया था। अपने बेटे की आदतें मुझे अच्छी तरह से पता थीं और उसकी दिल की बीमारी भी, पर मैंने सोचा कि तुम जैसी सुघड़ पत्नी पाकर वह बदल जाएगा। इंसान का मन कितना स्वार्थी होता है, वह सिर्फ अपनी सोचता है। मैंने भी अपनी और अपने बेटे की भलाई सोची। सोचा कुछ नहीं तो शायद मेरे परिवार को एक वारिस तो मिल ही सकता है तुम्हारे माध्यम से। तुम पर क्या गुजरी मैं आज समझ सकती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मनु, मरे हुए को क्या मारती मैं। बैरंग लिफाफे सी एक बार फिर मायके लौट आई। पापा इतना बड़ा दुख दोबारा नहीं झेल सके। चंद दिनों के भीतर ही हार्ट फेल से उनकी मृत्यु हो गई। रिश्तेदारों और कॉलोनी वालों की व्यंग्यात्मक निगाहें झेलना हम माँ बेटी के लिए कठिन हो चुका था। तभी फरिश्ते जैसी प्रकट हो गई थी चंदा मौसी, माँ के बचपन की सखी। सामान्यतः किसी के भी संपर्क में न रहने वाली माँ की दुनिया पापा और मुझ तक ही सीमित थी। कभी कभी चंदा मौसी की चर्चा अवश्य करती थी मुझसे। वे उनकी बचपन की सखी थीं। ब्याह नहीं किया था उन्होंने। शांति निकेतन में माँ और चंदा मौसी साथ ही पढ़ी थी। ब्याह के बाद माँ लखनऊ आ गई थी। चंदा मौसी का ब्याह परिस्थितिवश नहीं हो पाया था। नैनीताल के एक प्रसिद्ध कॉन्वेंट में पढ़ाती थी वो। अरसे से माँ और उनका मिलना नहीं हुआ था। हाँ, माँ के पास उनके पत्र अवश्य आते रहते थे। समय की बलिहारी देख मनु, जब तक सुख के दिन रहे चंदा मौसी से माँ का मिलना नहीं हो सका।
किंतु उस समय अचानक पापा के नहीं रहने के बाद जब हम माँ बेटी दुख और कशमकश के भंवर में डूब उतरा रहे थे, तब चंदा मौसी किसी पतवार सी हमारे सामने आई। उस बार अपने स्कूल के किसी काम से उनका लखनऊ आना हुआ, तो माँ को सरप्राइज देने के लिए वे अनायास ही हमारे घर चली आई थी। किंतु यहाँ आकर हमारी व्यथा देख सुनकर उन्होंने मुझे और माँ को संभल दिया। तुरंत फुरत निर्णय लिया गया और हमारे घर को किराए पर चढ़ाकर वे मुझे और माँ को अपने साथ यहाँ लेती आईं। मेरी नौकरी का बंदोबस्त अपने ही कॉन्वेंट में कर दिया था उन्होंने। पिछले बरस पहले माँ नहीं रहीं, उसके बाद चंदा मौसी भी मुझे छोड़कर चली गईं। प्रिया का स्वर भर्रा गया था। मनु, तुझे पता है, मेरे जीवन के कुछ रिश्ते बहुत प्रिय रहे और कुछ अधबने ही रह गए। दोनों ही तरह के रिश्ते टूट गए, छूट गए। रिश्तों के टूट छूट जाने के बाद जीवन जिया नहीं जाता, बस गुजरा करता है। प्रिया की आंखें डबडबा आई थीं। ईश्वर ने नितांत एकाकीपन लिख दिया है मेरी नियति में। दुख है कि मैं टुकड़ों टुकड़ों में टूटी हूँ और यह टूटन बहुत पीड़ा देती है। मैंने प्रिया की पसीजी हुई हथेली थाम ली। इतनी खुश मिजाज मेरी सखी ऐसी क्यों हो गई थी? लोग बाधाओं से लड़ झगड़ कर आगे बढ़ जाते हैं, प्रिया क्यों रुक गई थी अपने दुख के साथ? मुझे लगा एक अजीब सा दर्श, तीखापन उसे घेरे हुए है। वह अपने एकाकीपन से आहत थी। सांझ एक बार फिर घिराई थी। मुझे अपने घर लौटना था। प्रिया की मूक आंखें मुझसे रुकने का आग्रह कर रही थीं, किंतु मुझे अपने नीड़ में वापस जाना था। धीरे धीरे जीवन एक नियत सी दिनचर्या के साथ व्यतीत होने लगा। प्रिया अपने कॉन्वेंट में रहने चली गई। कभी आती, कभी नहीं। हम फोन द्वारा संपर्क में रहते। उस दिन अनायास ही नैनीताल जाना हुआ, तो सोचा प्रिया से मिलाऊं। काफ़ी समय भी हो चुका था मिले हुए। अप्रैल का आखिरी हफ्ता था, लेकिन पहाड़ का मौसम सुहावना था। वातावरण में एक ठंडापन था। मैं कार से उतरकर कॉन्वेंट के गेट के भीतर घुसी और कुछ बढ़ती हुई सी सामने वाली हॉस्टल की सड़क तक चलती चली गई। प्रिया बनर्जी का आवास आसानी से ढूंढ लिया था मैंने। मुझे देखकर एकदम से खुश हो गई प्रिया। इस बार काफ़ी दिनों बाद देखा था उसे। उसने चटक हरे फूलों के रंग वाली साड़ी पहनी थी। खुले बाल, माथे पर नन्ही सी बिंदी, बहुत सुंदर दिख रही थी। उसके साथ 13-14 बरस की एक किशोरी भी थी। इससे मिलो मनु, कावेरी, मेरी नन्ही सी सखी। बच्ची सच में बहुत प्यारी थी। उस दिन जो दुलार कावेरी के लिए प्रिया की आंखों में मैंने देखा, वो कुछ अलग सा ही था। प्रिया उसके लिए चिकन बिरयानी बना रही थी। कभी कुकिंग में रुचि न रखने वाली प्रिया बिरयानी बना रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ। पूरे दिन हम लोग मॉल रोड पर घूमे, बोटिंग करी, शॉपिंग करी, चाट खाई, आइसक्रीम भी खाई। शाम होते होते प्रिया के घर पहुंचकर मैंने जाने की इच्छा जताई तो प्रिया ने रोक लिया। रुकना मनु, तुझे किसी से मिलवाना है। वह दुष्टता से मुस्कुराई और मुझे स्कूल वाली प्रिया की याद आ गई। डॉक्टर सिन्हा अभी आने वाले होंगे। कावेरी के पापा। कावेरी, जाना है ना? प्रिया ने बड़े प्यार से कावेरी से पूछा। कावेरी उतने ही दुलार से प्रिया से चिपक गई। नहीं आंटी, अभी नहीं। पापा आते होंगे, कल फिर आ जाना। प्रिया कह रही थी कि मैंने देखा सामने दरवाजे से एक सुदर्शन, सौम्य, स्मार्ट सा पुरुष भीतर आ रहा था। मनु, ये डॉक्टर शांतनु सिन्हा, यहाँ के रैमसे हॉस्पिटल में सर्जन हैं, कावेरी के पापा। प्रिया धीरे से बोली तो मुझे लगा कि उसके तन में एक विद्युत राग सा भर गया है। अंग अंग में विद्युत की तरंगें बहने लगी हैं। डॉक्टर शांतनु ने बड़ी तहजीब के साथ अभिवादन किया मेरा। डिनर के बाद वे चलने को हुए। मैं चलता हूँ प्रिया, कल फिर आऊँगा। कावेरी तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाती। शांतनु बेहद नर्म स्वर में बोले। प्रिया की आंखों में अगणित इंद्रधनुष उतर आए।
उस रात प्रिया ने मुझे अपने घर पर ही रोक लिया। उसके मन में कितना कुछ उमड़ घुमड़ रहा था और उससे कहीं अधिक मेरी उत्सुकता थी। सो पति को फ़ोन कर मैं उस रात प्रिया के साथ रुक गई। कमरे में अंधेरा था और हम दोनों जाग रहे थे। मनु पूछे कि नहीं, डॉक्टर सिन्हा को मैं कैसे जान सकी? प्रिया ने स्वयं ही कहा। तू बताएगी तभी तो जानूंगी, मैंने उलाहना सा दिया उसे। तब सुन, मेरे जीवन में आने वाले तीसरे और अंतिम पुरुष हैं शांतनु। मैं चौंक कर उठ गई। खुली हुई खिड़की से रात की रानी की तेज महक मुझ तक आई। क्या कह रही है प्रिया? वो विवाहित हैं? मैं सही कह रही हूँ मनु। पिछले 1 महीने से मैं लगातार शांतनु से मिलती रही हूँ। बेटी को हॉस्टल में एडमिशन दिलाने के लिए आए थे। होम सिक काफ़ी है कावेरी और बहुत भावुक, सो मैंने सोचा कुछ दिन के लिए मेरे पास रह लेगी। जब कुछ एडजस्ट हो जाएगी तब हॉस्टल में शिफ्ट करवा दूंगी। इस दौरान नित्य ही शांतनु से मिलना हुआ। उनकी पत्नी पिछले 1 बरस से बिस्तर पर हैं। घर पर कावेरी को देखने वाला कोई नहीं, इसीलिए हॉस्टल में रखना पड़ा उसे। लेकिन प्रिया, शांतनु की पत्नी जीवित हैं अभी, ऐसे में उनसे ब्याह करना? मैंने धीरे से कहा। डॉक्टर्स कहते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ दिन या कुछ बरस। वो बस देख सकती हैं, ना कुछ बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, शायद कोमा की कोई स्टेज। लेकिन तब भी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कैसे समझाऊं प्रिया को। मनु, मुझे लगा था कि मैं मर चुकी हूँ, कोई भावना नहीं जागती थी मुझ में। लेकिन जब कावेरी को देखा तो मुझे लगा कि अगर मेरा बच्चा जीवित होता तो अब तक शायद इतना ही बड़ा होता। प्रिया की एक टूटी हुई सिसकी वातावरण में तैर गई। शांतनु की आंखों में मैंने अपने लिए एक कामना देखी है मनु। उनके स्पर्श मात्र से मेरा रोम रोम, मेरा तन मन आकुल अधीर हो उठता है। हम लोग निश्चित कर चुके हैं कि हमें ब्याह करना ही है। फिर शांतनु ने स्वयं ही तो मुझे प्रपोज किया है, तो देर किस बात की है? कर लो ब्याह। मैं कुछ विरक्त सी हो उठी थी। मनु, शांतनु सरकारी नौकरी में है, तो जब तक उनकी पहली पत्नी जीवित हैं। प्रिया ने अपना कथन अधूरा ही रहने दिया। वो शायद मुझसे कुछ कहने के लिए स्वयं से संघर्ष कर रही थी। तिलमिलाकर मैं बोल ही पड़ी। तो क्या उनकी पत्नी की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम लोग? नाराज मत हो मनु। तुझे लगता है कि मैं जो करने जा रही हूँ वो अमानवीय है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे गलत मत समझ मनु। प्रिया का स्वर भीग गया था। जीवन के कई बरस मैंने सोने ही बिता दिए। जीने की इच्छा, लालच सब समाप्त हो गया था, पर इसके बावजूद भी मुझे जीना पड़ा। मैं ना मृत्यु का वरण कर पाई, ना संन्यास ले सकी। मुझे बस जीने की शर्त पर जीना पड़ रहा था। मेरे पास शेष था तो बस अकेलापन। तो जब जीवन मुझे एक और मौका दे रहा है तो क्या मैं उसे ठुकरा दूं? मैं समझ नहीं पा रही थी कि प्रिया से क्या कहूं। छटपटा उठी थी मैं वहां से लौट जाने के लिए। कमरे की खिड़की से बाहर चौथ का चांद आकाश का रास्ता पार कर रहा था। सन्नाटे में प्रिया की दबी हुई सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थी। निःशब्द क्रंदन से उसका शरीर कांप रहा था। प्रिया, तूने कभी सोचा है कि तू जो करने जा रही है वो कितना बड़ा पाप है? शांतनु की पत्नी के साथ कितना बड़ा विश्वासघात होगा ये। शांतनु की पत्नी से मिल चुकी हूँ मैं। जानना चाहेगी वो कौन है? प्रिया अब संतुलित हो चुकी थी। कौन? मैंने उचाट भाव से पूछ लिया। ऋचा। एकाएक सैकड़ों पहाड़ टूट पड़े मुझ पर। मैं सन्न थी। विधना के खेल कितने निराले होते हैं। रात गहराई की तरफ बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा क्या प्रिया के जीवन का अंतिम सच यही है अब? तन मन के सुख के लिए कितना भटकी थी वो। आज वो सुख यदि छीनकर भी उसे मिल रहा है तो क्या उसे वो सुख स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या प्रिया को अपने जीवन के साथ एक दांव और खेल लेना चाहिए? ऋचा ने प्रिया के साथ भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन शांतनु
15 वर्षों के वैवाहिक जीवन में अपने रूप और यौवन का अर्ध समर्पित कर देने के बाद भी जो पत्नी शांतनु को बांध नहीं सकी और उसकी मृत्यु की कामना करते हुए शांतनु प्रिया से ब्याह का प्रस्ताव रख रहा है, क्या वो व्यक्ति प्रिया से 7 फेरों का बंधन आजीवन निभा सकेगा? बहुत से प्रश्नों के घेरे थे जिनसे मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। शांतनु के प्रति वितृष्णा सी हुई थी मेरे मन में, और प्रिया, उसके लिए बस सहानुभूति थी। जीवन में जितनी बातें कही जाती हैं उससे कहीं अधिक अनकही रह जाती हैं। हो सकता है प्रिया अपनी बात मुझसे सही तरीके से न कह सकी हो, लेकिन उसके मन की सूक्ष्मतम भावनाओं को मैं एक औरत होने के नाते समझ गई थी। अपनी जीवन गंगा का माझी उसे मिल चुका था और प्रिया को पता था कि जीवन के इस मोड़ पर शांतनु के अतिरिक्त कोई दूसरा उसका हाथ पकड़कर गंगा पार नहीं कराएगा। सच बस इतना सा था। इस बार मैं सुजैना को हमेशा के लिए भूलना चाहती थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।